दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्व पेपर पर। आज से हम सॉल्व करेंगे हिंदी का एक ऐसा क्रम जिसमें सभी कुछ संबंधित होगा, सब कुछ होगा इसके भीतर। और इनसे क्या होगा कि आपके आने वाली जो सभी परीक्षाएं हैं उसमें ये कामगर होगा। आने वाली UKPSC की कोई भी एग्ज़ाम या UK SSSC से आयोजित जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी में काम आएगा। सहायक लेखाकार या अथवा कह सकते हैं हम वन रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड अर्थात, या लेखपाल पटवारी या SI, किसी भी भर्ती में आप इसको यूज में ले सकते हैं। साथ ही साथ टेट, CTET इत्यादि के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा होने वाला है हमारा ये। इस क्रम को मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ, इसमें क्या क्या होगा। इसमें देखो, हिंदी वर्णमाला होगी, विराम चिन्ह होंगे। दूसरा चैप्टर हमारा होगा शब्द रचना, अर्थ वाक्य रचना, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, तत्सम, तत्वोपदेशज, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की अनेक बोलियाँ या यूपी की। उत्तराखंड में तो कोई खास ज़्यादा बोलियाँ बोली नहीं जाती हैं। यूपी की बोलियाँ हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। रस है, अलंकार है, क्षण है, छंद है, विशेषण, विशेष है, भाषा विज्ञान है, हिंदी पद्य गद्य की रचना व रचनाकार है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें कि पद्य गद्य की रचना किसने की है। संज्ञा से अवयव तक या रिक्त स्थान की पूर्ति या क्रमबद्धता, कोई भी हो इसमें से ये सभी आएंगे। ठीक है ना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा देर ना करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और ये पूरी एक सीरीज़ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, जैसे भी मैं आपको कराता रहूँगा। इनमें मैं ऑप्शन वाला भी ऑप्शन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें सभी। और साथ ही साथ उनका पहले डिटेल्ड में होगा कि इसमें डिटेल में पहले है क्या। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला चैप्टर हमारा देखो, हिंदी वर्णमाला का पहला चैप्टर है हमारा। तो देखो, वर्णमाला एक दृष्टि में कैसे करते हैं हम इसको। देखो, सबसे पहले वर्णमाला में क्या होता है, वर्ण तालिका होती है। दो चीज़ें होती है इसमें, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व कौन से होते हैं? जिनमें कम जोर लगे या कम समय में बोल सके, वो सब ह्रस्व कहलाते हैं। और दीर्घ कौन से होते हैं? जो ज़्यादा समय लें बोलने में, जैसे अ, इ, उ, ऋ, री। तो इसमें कितने शब्द हैं हमारे? मात्र 4 शब्द हैं जो ह्रस्व में आते हैं। बाकी जो बचे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब क्या हैं? हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब ऐसे ही व्यंजनों को देखते हैं हम। व्यंजन कितने टाइप के होते हैं हमारे? व्यंजन है हमारे 5 प्रकार के: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहाँ कौन से होते हैं? का से लेके पा वर्ग तक। का वर्ग मतलब का, खा, गा, घा, अणा, चा, चा, जा, जा, यहाँ, टा, ठा, डा, डा, यहाँ, अणा, ता, था, दा, दा, ना, और पा, फा, भा, पा, मा। अर्थात इसमें क्या होते हैं? 5 वर्ग। किस चीज़ के हैं ये? हमारे स्पर्श व्यंजनों के। और अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? यारा, लावा। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं हमारे? यारा, लावा। और ऊष्म व्यंजन जिसमें ज़्यादा ऊष्मा निकलती है शरीर मुँह से, शा, शा, सा, हा। ये सब क्या है? हमारे ऊष्म व्यंजन है। ठीक है ना। और साथ ही साथ आगत। आगत मतलब जो बाहर से आए हैं हमारे, ये जा और फा। ये कौन से हैं? इनमें जा में देखो एक बिंदी लगी रखी है, इस टाइप के जा और फा कहाँ के हैं? बाहर से आ रखे हैं। संयुक्त स्वर कौन से होते? संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? 4 होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन: छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये का संयुक्त व्यंजन किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये संयुक्त होकर बने हुए होते हैं। जैसे छा बनाना है तो का प्लस शा, त्रा बनाना है ता प्लस रा, ज्ञा बनाना है तो जा प्लस या, फिर श्रा बनाना है सा प्लस रा। मतलब दो व्यंजनों का संयोजन होता है संयुक्त में। इनमें क्या होता है? दो व्यंजनों का दो व्यंजनों का संयोजन होता है इनमें। दो व्यंजनों का संयोजन होता है इनके भीतर, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। 7 और 4 हमने पढ़ रखे हैं अभी। 4 कैसे होते हैं हमारे? ह्रस्व स्वर। और 4 क्या होते हैं हमारे? ह्रस्व स्वर। ठीक है ना। ये कितने होते हैं हमारे? 4। और ये कितने होते हैं दीर्घ वाले?
7 स्वर। ध्यान रखना है ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7 है। और स्पर्श, जो स्पर्श व्यंजन है वो का से लेके पा वर्ण तक होते हैं, और इसमें अणा और ढा ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। टोटल कितने होते हैं, ये 27 लिख रखा है ना इसमें, 27 होते हैं कुल। और ये अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, यारा लाभा को अंतस्थ बोलते हैं। ऊष्म मतलब ज़्यादा ऊर्जा जाए जिसमें, या ज़्यादा हीट निकले मुँह से, तो उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। जैसे सा शा शा हा, ये एक साथ लाइन से हैं, इनको बोलते हैं। आफत और आगत शब्द किन्हें कहते हैं, जा और फा को कहते हैं। और संयुक्त अर्थात दो व्यंजनों का संयोजन जिनमें हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो स्वर कितने हैं हमारे टोटल, 11। ये कितने हैं हमारे, 27 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, 4 2 6, 4 10, 4 14, 27 4 27 14 कितने होते हैं, 41। 11 प्लस 41 कितने होते हैं हमारे, 52। ठीक है ना, टोटल हमारे कितने हो जाते हैं, ये 52 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो नोट होता है, एक चीज़ को ध्यान रखना है, अड़ा और अड़ा को क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है ना, उत्क्षिप्त अर्थात बोल के देखो एक बार। उत्क्षिप्त का मतलब होता है जीभ लहरा के लुढ़क जाए बहुत जोरी से, अड़ा अड़ा ढा ढा ढा, जीभ बहुत तेज़ी से चले। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें क्या है, स्वर्गों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। ठीक है ना, इनको देखेंगे हम एक बार। स्वर्णों का वर्गीकरण तथा उच्चारण स्थान। अब देखो कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं हमारे, कंठ में आते हैं आ। ठीक है ना, तालु में कौन से होते हैं, ई। मूर्धन में कौन से होते हैं, री। मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, री री। तो ये जीभ जहाँ टकराए, और इन्हें क्या बोलते हैं, दूसरे वाले को, मूर्धन वाले को कंठ तालु बोलते हैं। और जो ओष्ठ और कंठ से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ। देखो कंठ और तालु वाले कौन से हैं हमारे, ए। ठीक है ना, ये कौन से हैं हमारे, कंठ और तालु वाले। जैसे अब ए। ठीक है, जीव और हमारा गला, इनके द्वारा बोले जाते हैं, दोनों क्या हैं, ए और ए हैं। और ऐसे ही ओष्ठ और कंठ से बोलने वाले, जो ओष्ठ मतलब जिनमें होंठ भी घूमे और साथ ही साथ गले का भी जोर लगे, ओ। सही है ना, होंठ भी चलते हैं हमारे और गला भी चलता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, कंठोष्ठ। और वो हैं कौन से, ओ और ओ। ओष्ठ और ओष्ठ, ओष्ठ और ओठ एक ही बात होती है हमारी, उन्हें वो कौन से हैं, ऊ और ऊ। ठीक है ना, खाली ऊँट वाले कौन से स्वर हैं हमारे, ऊ। और एक आगत स्वर भी है जिसे हम क्या बोलते हैं, आंगन। ठीक है ना, आ। आगत स्वर कौन सा है हमारा, आंगन। अब देखते हैं हम, इसको पढ़ के देखते हैं। हिंदी वर्णमाला पुनरावलोकन, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, ठीक है ना, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, तो इसे ले लो, तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है ना, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, इसमें कोई दूसरा स्वर की आवश्यकता हमें नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं, या दूसरे वर्ण की हमें आवश्यकता नहीं होती है। और जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हृस्व स्वर कहते हैं, तथा जिन स्वरों को उच्चारण में अधिक समय लगता है वो क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। और कम समय वाले क्या हैं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर हैं हमारे, इनको ध्यान रखेंगे, ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और मूल स्वर। देखो मूल स्वर हमारे कितने हैं, 4। ठीक है ना, मूल स्वर हमारे कितने हैं, कुल 4 शब्द स्वर हैं हमारे मूल। आगत स्वर ये है, अग्र स्वर, मध्यम स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, आ। देखो अग्र स्वर इनमें बोलते हैं जैसे आगे से बोलते हैं, जैसे हम ई ए। ठीक है ना, आगे से बोलेंगे। ऐसे ही मध्य स्वर अ, बीच में से बोल सकते हैं हम। पश्च स्वर जो पीछे से जोर लगा के बोलना पड़े, अ उ ऊ ओ। लग रहा है ना, आप इसे आप जब रिपीट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम इसे ऐसा क्यों बोलते हैं।
समवृत्त स्वर किसे कहते हैं? समवृत्त मतलब व्रत दिख रहा है इसमें, व्रत का मतलब होता है गोला। समवृत्त स्वर वो होते हैं जैसे ई बोलो, ऊ बोलो, ठीक है ना। अर्थात हमारा थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुंह व्रत के समान हो जाता है। व्रत का अर्थ होता है सर्कल, व्रत इस टाइप का, इस तरीके का मुंह हो जाता है, ये हमारा व्रत है, ठीक है ना। ऐसे ही अर्ध समृद्ध क्या होते हैं, ई और उ। विव्रत आ, ए, ओ। विव्रत का मतलब इस तरीके, विव्रत कौन से हैं, अर्ध विव्रत कौन से हैं, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अर्ध विव्रत कौन से होते हैं, ए, आ, ओ, आ। और विव्रत आ, ए, ओ, ठीक है ना, विव्रत। ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, हमने अभी पीछे पढ़ी थी, 27 होते हैं हमारे। कौन से होते हैं, का से लेके पा वाले तक, पा वर्ग तक 5 वर्ग होते हैं। का खा गा अणा, चा छा जा जा यहाँ, टा ठा डा अणा, ता था दादा ना। तो इनमें क्या होते हैं हमारे, और पा फा भा मा मा, 25 ये हो गए। और इसमें अभी बताया था मैंने क्या चीज़, अड़ा प्लस ये वाला अड़ा, ये कौन से हमारे, अभी पढ़े हमने उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, ठीक है ना। उत्क्षिप्त व्यंजन ये दो नोड़ के होते हैं, 25 प्लस 2 27। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, 4। अंतस्थ व्यंजन अभी बताए थे हमने क्या होते हैं, या रा लावा, ठीक है ना, 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या रा लावा। ऐसे ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, 4, जिनमें हमारी ज़्यादा ऊष्मा लगे उन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। क्या है वो, सा, शा, सा और हा, ठीक है ना। ये हमारे कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन। आगे बढ़ते हैं इससे हम, इसमें हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पे, कैसे कौन सा कंठ वाला है, कौन सा तालु वाला है, कौन सा मूर्धन्य वाला है, कौन सा ओष्ठ वाला है, और कौन सा तालव्य वाला है, ठीक है ना। तालु अर्थात मुंह, जीभ, जीभ, तालु का मतलब होता है जीभ से। वत्स मतलब मसूड़ा, दांत, ठीक है ना। दंतोष्ठ मतलब दांत और ओंठ। इस तरीके से इनको याद करेंगे। देखो कंठ वाले कौन से होते हैं हमारे, का, खा, गा, घा, अणा। ये क्या है हमारे, कंठ से बोले जा रहे हैं, बोल के देखिए, का, खा, गा, घा, अणा, कंठ का यूज हो रहा है इसमें। ऐसे का, खा, गा, घा, अणा, ठीक है ना। अणा बोलते वक्त थोड़ा सा वो हो रहा है हमारे साथ, लेकिन अंगा जो बोलते हैं हम, ये इसको बोलते हुए थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन बाकी सब कंठ से बोल सकते हो बिना जीभ हिलाए, जीभ रोक के देख सकते हैं आप। तो इसे बोलते हैं हम कंठ वाले कौन से हैं हमारे, का, खा, गा, घा, अणा, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा तालु वाले की बात करेंगे। तालु अर्थात मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। अब जोड़ के देखिए, चा, छा, जा, झा, या, ठीक है ना, चा छा जा झा। अब चा छा जा झा बोल के देखिए, छुएगा ना, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग छुएगा, चा, छा, छा, बोल के देखिए, चा छा जा झा, तो ये छुएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे हमारे, तालव्य हो जाएंगे। ऐसे ही मूर्धन्य वाले में देखते हैं, मूर्धन्य वाले में क्या होता है, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, मूर्धा। देखो मूर्धा का मतलब होता है मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। बोल के देखिए, टा, ठा, डा, ढा, ठीक है ना। तो बोल के देखेंगे, जो मूर्धा होती है गले का यूज होगा, और साथ ही साथ जीभ कहाँ लगेगी, टा, ठा, डा, जीभ ऊपर जाएगी बिल्कुल, ठीक है ना, मुंह के भीतर की भीतरी वाली छत की ओर, या मतलब बोल सकते हैं मुंह के भीतर की ओर जाएगी जब हम बोलते हैं। ऐसे ही हम ता था दादा बोलेंगे, तो ये क्या बोलेंगे, ता था दा धा ना, ठीक है ना, ता था दा धा ना। इन सबको बोलने के लिए हमारी जीभ देखो, बोल के देखिए, जीभ हमारे कहाँ पे लगती है आके, दांतों के पास, दांतों पर लगती है। इसीलिए हम ता था दा वाले को क्या बोलते हैं हम, दंत। ऐसे ही ओष्ठ वाले को क्या बोलेंगे, ओष्ठ वाले क्या होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। तो होंठ चल रहे हैं हमारे, इनको बोलने में, जिन्हें बोलने में हमारे होंठ यूज में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, ओष्ठ वाले या ओष्ठ वाले स्वर। ये हमारे हो गए 5 पंजा 25। और नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम, तालव्य कौन से होते हैं उनको भी देखते हैं हम एक बार। तालव्य मतलब तालु, सा, या, सही है ना, या,
सा और या, ये सब क्या होते हैं, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग छुएंगे। सा, 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 या। बोल के देखिए, बोलने से पता चलता है हमें सब चीज़ इसकी। आप इसको साथ ही साथ बोलते रहेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो तालव्य वाले कौन से होते हैं, सा और या। ऐसे ही वस्त्र मतलब दांत प्लस मसूड़ा, सा, रा, ला। दांत और मसूड़ा दोनों को छुएगा, सा, ठीक है ना, रा और ला। दांत को छूते हुए आएगा और सीधे नीचे आके चिपक जाएगा मसूड़े पे। तो ये कौन से होते हैं, सा, रा, ला। सरल, सरल क्या होते हैं, वस्त्र वाले होते हैं। इसको जोड़ के पढ़ सकते, याद रख सकते हैं। सरल कौन से हैं हमारे, वस्त्र को, वस्त्र बोलते हैं दंत प्लस मसूड़ा को। याद भी रख सकने का तरीका है, वस्त्र किन्हें बोलते हैं, सा, रा, ला, सरल। वस्त्र कौन से होते हैं, सरल। वस्त्र का मतलब होता है दंत प्लस मसूड़ा। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ मतलब दांत प्लस होंठ। तो वो कैसे बोलते हैं, वाह, 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 वाह। दांत जो ऊपर के दांत होते हैं और नीचा होंठ जिसमें मिलता है, ठीक है ना, दंतोष्ठ बोलते हैं कौन से वाले को, उआ को, ठीक है ना। उआ बोल के देखो, उआ बोलने पे क्या होगा, ऊपर के दांत होंगे और नीचे का होंठ होगा। और ज़्यादा जोर से बोल दिया तो दांत होंठ भी कट जाएगा, ठीक है। आराम से बोलिएगा। ऐसे मूर्धन्य होते हैं, मूर्धा भीतर की छत का अगला भाग, सा, सा, ठीक है ना। बोल के देखेंगे। ऐसे ही स्वर यंत्रीय कौन से होते हैं, कंठ के भीतर स्थित, हा बोले तो कंठ के भीतर से ही बोला जाएगा, ठीक है ना। किसी चीज़ का यूज नहीं होगा, खाली कंठ से ही बोला जाएगा। कंठ से क्या बोला जाता है हमारा, हा, ठीक है। ऐसे उच्छिप्त मैंने अभी बताया था आपको, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आए, लुढ़कती हुई जाए, अड़ा, ढा, ठीक है ना, अड़ा, ढा। तो ये क्या होते हैं, उच्छिप्त अभी बताए थे, डा और अड़ा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, अब आगे क्या है। देखो अनुस्वार और अनुस्वार वाला चिन्ह क्या है, ये अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है ना। ये दोनों अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह कौन से होते हैं, अनुस्वार व, इसके ऊपर एक बिंदी लगेगी, ठीक है ना। अनुस्वार कैसे कहते हैं, जैसे अंगूर, अंगूर लिखा हमने, तो ये क्या है, अनुस्वार, ठीक है ना। और विसर्ग ये हो गया, ऊपर एक बिंदी भी होगी, ठीक है, डंडे के, अर्थात डंडे के ऊपर बिंदी। तो ये क्या हो गया हमारा, अनुस्वार और विसर्ग। ये क्या है हमारे, अयोग बहा स्वर बोलते हैं इन्हें, ठीक है ना। कौन से बोलते हैं इन्हें, अयोग बहा स्वर कौन से होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अंग और आहा, ये क्या क्या होते हैं, अनुस्वार। आगत व्यंजनों की संख्या दो होती है, कौन कौन से अभी बताए थे, जा और फा, ठीक है ना, जा और फा। जा के नीचे बिंदी और फा के नीचे भी बिंदी। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे, चार, छा, त्रा, ज्ञा और सरा, श्रृंगार वाला सरा, ठीक है ना। ऐसी का वर्ण में कितनी ध्वनियाँ हैं, क खा ग घा अंगा, चा छा जा जा या, टा ठा डा डा अणा और डा ढा, ये भी है इसमें। और ऐसे ही ता वर्ग में क्या होते हैं, ता था दा धा ना, पा फा भा भा मा। ऐसी अंतस्थ मैंने अभी बताया था, यारा लावा, अंतस्थ व्यंजनों को नहीं भूलना है हमने, कौन से होते हैं, यारा लावा, ठीक है ना, यारा लावा। अर्ध स्वर कौन से हैं, ईया और उआ। क्यों, कैसे लिखते हैं हम, अगर देखें ई या, तो इसमें ई आ रहा है, और उआ, वा को वो कैसे बोलते हैं, उआ, ऊ प्लस आ, ठीक है ना। इया और उआ, ऊ, आ। तो इसमें आधे 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 क्या है, अर्ध स्वर इसलिए बोलते हैं इनमें, इया और उआ बोलते हैं इनको। तो इनमें क्या होता है, स्वर की ध्वनियों का आभास होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं, इया और उआ को, ठीक है ना। ऐसे ही लुंठित व्यंजन है, लुंठित का अर्थ होता है जीभ जिसमें लुढ़कती हुई भयंकर तरीके से जाए, मतलब रा। अब जीभ मतलब जीभ में वो कड़कड़ाहट होती है, तो उसे ही लुंठत बोलते हैं, या रा ला। और पार्श्विक क्या होते हैं, पार्श्विक व्यंजन होता है ला। इस बात का ध्यान रखना, ये वाला सवाल तो बहुत ही बार आ रखा है। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, ला। पार्श्विक व्यंजन कैसा होता है हमारा, ला। ऐसे अभी पढ़ा था हमने, ऊष्म संघर्षी, ऊष्म जिसमें ज़्यादा जाती है या हीट ज़्यादा जाती है वो क्या होते हैं, शा हा, ठीक है ना। अघोष व्यंजन कितने कौन से हैं, अघोष अभी मैंने अभी बताया नहीं शायद आपको, देखेंगे इसमें अघोष और सघोष की बात होती है।
स्टार्टिंग के दो स्टार्टिंग के दोनों क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाकी तीनों क्या होते हैं हमारे, तीनों क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सही है ना। स्टार्टिंग के दो अघोष और लास्ट के तीनों सघोष, आप पढ़ के देख सकते हैं, आराम से याद रहेगा आपको। स्टार्टिंग के दो जैसे का खा, तो ये क्या है, हमारे अघोष हैं। और ये गाघा, गाघाड़ा, ये क्या है, हमारे सघोष हैं, ठीक है ना। गा घा मतलब सघोष मतलब ज़्यादा, मतलब गले में कंपन महसूस ज़्यादा हो। और अघोष का मतलब कि घोष मतलब घोष का मतलब जानते हैं आप, जैसे कि ज़्यादा वो ना हो, कि कंपन वगैरह ना हो गले में, तो उसको बोलते हैं का खा गा घा। ऐसे बोल के देखिए, गले में कंपन होगा, तो इनके हिसाब से क्या होता है, हमारा सघोष और अघोष होते हैं। और एक चीज़ और आप नहीं जानते हैं शायद, आपको पता होना चाहिए। पहला, ये पहला, तीसरा और पांचवा क्या होते हैं, ये अल्प प्राण, ठीक है ना। पहला, तीसरा, पांचवा क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं पहला, तीसरा, पांचवा। और ये दूसरे और चौथे क्या होते हैं हमारे, दूसरे और चौथे, ये दूसरा और चौथा स्तंभ, ये क्या कहलाता है हमारा, महाप्राण। महाप्राण मतलब ज़्यादा वायु निकले, प्राण का मतलब होता है वायु से, हवा से। तो जिसमें कम हवा जाती है उसे बोलते हैं अल्प प्राण, जिनमें ज़्यादा हवा निकलती है बाहर उन्हें बोलते हैं महाप्राण। तो ऐसे बोल के देख सकते हैं, का ऐसी हवा निकली, खा ऐसा बोलेंगे तो ज़्यादा हवा निकलेगी खा बोलने में। ऐसे गा में कम निकलेगी, घा में ज़्यादा निकलेगी। ऐसी अना, अना में भी नहीं निकलेगी ज़्यादा हवा। ऐसी चा, छा, जा, झा, ठीक है ना। दूसरा और चौथा क्या होता है हमारा, महाप्राण। पहला, तीसरा, पांचवा होता है हमारा अल्प प्राण, ठीक है ना। यहाँ से निकल गए हम, सारे वर्णों का ज्ञान हो चुका है हमें लगभग। अब देखो एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है हमें। देखो नाक, नाक में जैसे नाक में निकलता है अंगा, या, अना, ना, मा, नासिक के व्यंजन जो इसमें नाक का यूज होता है, नाक से भी हवा निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, नासिक व्यंजन। ऐसे कंठ वाले क्या होते हैं हमारे, जो गले से, अब देखेंगे कंठ तालु, मूर्धन, दंत, ओठ, याद कर सकते हैं। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इस तरीके से याद करेंगे, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। पहले गला आएगा, फिर जीभ आएगी, फिर मुंह आएगा, फिर दांत आएंगे, फिर होंठ आएंगे, ठीक है ना। पहले क्या आया, हमारा गला आया, फिर जीभ आई अंदर से, जीभ के बाद अब इसके बाद हमें बाहर क्या दिख रहा है हमारा, हम्म मूर्धन आया, दंत ओष्ठ, कंठ तालब मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक है ना। इस तरीके से याद कर सकते हैं। काका गा वाले को कंठ बोलते हैं, ऐसी तालु वाले को लाइन से याद रखेंगे, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इस तरीके से रटते रहेंगे आप, याद हो जाएंगे आपको। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और दंतोष्ठ कौन सा है, अभी बताया था हमने, जिसमें दांत का भी यूज हो और होंठ का भी यूज हो, अर्थात वह बोलते हैं अभी। अब जोर से बोल के देखिए, ज़्यादा जोर से मत बोलिएगा कि पता चले नीचे वाला होंठ कट जाए, आराम से बोलिएगा। स्वर यंत्रीय व्यंजन है, स्वर, स्वर की तरह बोलते हैं। जैसे स्वर में क्या होता है, आ ई उ ए ओ अंघा, समझे क्या बोला मैंने, काय से बोला, अधिकतर मैंने यूज किया गले का, ठीक है ना। स्वर का मतलब क्या होता है, हम्म स्वर का मतलब होता है वचन। वचन कहाँ से बोले जाते हैं, ये हमारे गले से बोले जाते हैं। मतलब गले से बोलने वाला ऐसा कौन सा है जो बिल्कुल खासकर गले से ही बोला जाए, तो क्या है, ह, ह, सही है ना। बोल के देखो, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। स्वर यंत्री कौन सा होता है हमारा, हा होता है। अब एक चीज़ और पढ़ते हैं हम, विराम चिन्ह भी आते हैं हमारे कई जगह सवालों में। विराम चिन्ह क्या होते हैं, विराम चिन्ह को जानना चाहिए। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहराव। जिस तरह हम काम करते समय बीच में रुकते या आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों का
अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। जो विराम चिन्ह है, ये कांता प्रसाद गुरु जी हैं, ये इन्हें क्या माना है, अंग्रेजी से लिया है। वे पूर्ण विराम को छोड़ से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी संबंधित करते हैं। हमारे यहाँ पूर्ण विराम तो देखा मिलता है, आपने कभी रामायण वगैरह पढ़ी हो तो उनमें क्या मिलता है, चौपाई वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, तो उनके आगे क्या लगा होता है, एक जगह सिंगल विराम लगा होता है, फिर डबल विराम, इस तरीके से ऊपर वाली लाइन में सिंगल लगा होता है, नीचे वाली में डबल लगा होता है। पढ़ा होगा आपने कभी, इधर लिखा हुआ होता है और नीचे वाली लाइन में डबल विराम। तो मतलब जो मेन वाला फुल स्टॉप है या विराम है, उसको खाली अंग्रेजी से लिया हुआ नहीं मानते हैं, बाकी सबको ही अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं कामता प्रसाद गुरु जी। देखें अल्प विराम, अल्प विराम कैसा होता है, कॉमा, ठीक है ना, कॉमा क्या है हमारा, अल्प विराम है। फिर अर्ध विराम किसे कहते हैं, सेमी कॉलन को, जिसे अंग्रेजी में सेमी कॉलन बोलते हैं, ऊपर पॉइंट नीचे कॉमा। ऐसे पूर्ण विराम डंडे को बोलते हैं, प्रश्न चिन्ह इस तरीके को बोलते हैं, आश्चर्य चिन्ह या विस्मय चिन्ह इसे बोलते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। संयोजक चिन्ह या सामाजिक सामासिक चिन्ह, इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी धोखे से अगर आ जाए कि सामासिक चिन्ह कौन सा होता है, तो सामासिक चिन्ह ये वाला होता है, माइनस वाला ही। कोष्टक इस तरीके से होते हैं, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, ठीक है ना, कौन सा होता है, देख लें इस तरीके से, इधर से इधर और इधर से इधर, ऊपर कॉमे ही है दोनों तरफ, ठीक है ना, अवतरण चिन्ह ये होता है हमारा। ऐसे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, उपविराम या अपूर्ण विराम किसे कहते हैं, दो विसर्गों को कहते हैं। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं, ठीक है ना, श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर। और ये विवरण चिन्ह होता है, देखो हमारा विवरण चिन्ह देख लिया आपने कैसा होता है, डैश के साथ में माइनस होता है। पुनरुक्ति सूचक, देखो सिंगल कॉमा होगा हमारा तो क्या होगा, नहीं बताया था हमने, अवतरण चिन्ह होगा, ठीक है ना। अगर ये सिंगल कॉमे की बात करेंगे तो अवतरण या उद्धरण चिन्ह होगा, लेकिन जैसे ये डबल कॉमे के अंदर आ जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं हम, पुनरुक्ति चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है, लाघव चिन्ह मतलब छोटी ब्रैकेट, ठीक है ना। लोप चिन्ह, जैसे हम कोई डैश 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 कर देते हैं वैसे उसे लोप चिन्ह कहते हैं। पाद चिन्ह, पाद चिन्ह का अर्थात, पाद चिन्ह कैसा होता है, माइनस की तरह होता है। ऐसे दीर्घ उच्चारण के लिए क्या करते हैं हम, दीर्घ उच्चारण के लिए इस तरीके का प्लुत स्वर इसे बोलते हैं हम, प्लुत स्वर, इसे क्या बोलते हैं हम, प्लुत स्वर, ठीक है ना। ऐसे ही पाद बिंदु किसे कहते हैं, पाद बिंदु इसे कहते हैं, देखो पाद चिन्ह ऐसा होता है और पाद बिंदु इसे कहते हैं। हंस पद किसे कहते हैं, हंस पद जब कोई पद छूट जाता है तब यूज करते हैं, और ये सवाल अभी आया था हमारे पेपर में, यहाँ रखा था, हंस पद किसे कहते हैं, हंस पद का चिन्ह कैसा होता है। ऐसे टीका सूचक स्टार लगा देते हैं, प्लस प्लस कॉमा टू करके लगा देते हैं इस तरीके से, कहीं प्लस प्लस लिखा होता है या टू भी लिखा होता है या स्टार भी लिखा होता है। आगे देखते हैं हम, तुल्यता सूचक, तुल्यता मतलब तुलना करने के लिए इस तरीके का यूज करते हैं। ऐसे समाप्ति सूचक, कोई चीज़ समाप्त हो गई है तो इस तरीके से लगा देते हैं, डैश 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 नीचे लगा देते हैं ना, आपने किताबों में देखा होगा समाप्ति सूचक, ऐसे करके दो डंडे बनाए, जीरो बनाया, इस तरीके से बना दिया, या ऐसे 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 करके खींच दिया, तो ये क्या होते हैं, हमारे समाप्ति सूचक होते हैं। अब देखते हैं इनकी अनुप्रेक्षा अर्थात इनके बारे में पढ़ते हैं। विराम का अर्थ क्या है, ठहराव है, ठीक है ना। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह कितने हैं, 20 विराम चिन्ह हैं, ठीक है ना। अल्प विराम कौमे को कहते हैं, और अर्ध विराम किसे कहते हैं, इसको बिंदी और नीचे कौमा। हंस पद किस विराम का एक और नाम है, देखो हंस पद, और इसे क्या कहते हैं हम, त्रुटि विराम, ध्यान रखना है, हंस पद को क्या कहते हैं, त्रुटि विराम। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, अर्थात क्वेश्चन मार्क होगा, कहाँ जा रहा है, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ऐसी उपविराम किसे कहते हैं, उपविराम ये होता है उपविराम, ये होता है अल्प विराम, ये होता है अर्ध विराम, ठीक है ना। अल्प विराम, अर्ध विराम बोले तो एक बिंदी नीचे कॉमा, ठीक है ना, और ऐसे ही दो बिंदी, तो दो बिंदी तो हमारी क्या हो जाएगी, उपविराम। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा देखा होगा आपने, कॉमे का यूज होता है।
कॉमा को क्या बोलते हैं? अल्पविराम बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन को ज्यों के त्यों लिखना हो। जैसे कोई पुरानी बात हो उसको ज्यों के त्यों लिखना हो, जैसे कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, इस तरीके से हम लिखेंगे इस चीज़ को। तो ये ज्यों का त्यों लिख रहे हैं ना, जैसा पहले का है वैसे का वैसे लिख रहे हैं, तो इसको हम कॉमे के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है ना? ऐसे ही आप देख सकते हैं बिल्कुल। लोप निर्देश मतलब ये बिंदु बिंदु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब बात को पुनरुक्ति करनी होती है। ये डॉट डॉट का अर्थ क्या होता है? दोबारा लिखना होता है। किसी बात को हमें दोबारा लिखना होता है तो हम इस चीज़ का यूज करते हैं। अब देखते हैं आपकी इस वाली क्लास को। अब अगला ये वाला हमारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर कैसे कैसे होंगे, और जो हमने अभी पीछे पढ़ा है वो हमारे काम का है या नहीं है। धन्यवाद देखने के लिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कोई भी त्रुटि नज़र आती है हमारी में तो कमेंट में दें, ताकि हम उसे संभाल सकें और अपनी गलती स्वीकार कर सकें। धन्यवाद।